शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि किसानों तक तमाम योजनाओं के बारे में जानकारियां पहुंचे ताकि उनका उचित लाभ ले सकें। इसके साथ ही साथ खेती और पशुपालन में नवाचार और नई तकनीक को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि भी कर सकें। कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की और सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान की बात करें उससे पहले आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि मंत्रालय में डीडी किसान का स्टूडियो है जहां से सीधे हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि किसानों तक सही समय पर सही जानकारी पहुंच सके और उसका उचित लाभ वो उठा सकें। तो आइए देखते हैं आज क्या विशेष है मंत्रालय से में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2024 यानी हमारे देश की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ को हमारे देश के माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने NPSS नामक ऐप को लॉन्च किया था। NPSS यानी नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। यह राष्ट्रीय स्तर पर पेस्ट की निगरानी प्रणाली है और इससे उसको हम नज़र रखते हैं और उसका समाधान भी रहते हैं। शुरुआत में 14 करोड़ किसानों को लेने का लक्ष्य लिया गया है इसमें, और इससे सीधे वैज्ञानिकों का संपर्क उसकी कीट व्याधियों के लिए किसानों से हो जाता है। इसके लिए आप किसान भाई क्या करें, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड करें NPSS, जो कि सबसे ऊपर आएगा। और उसमें यह भी देख लें कि ICR का जो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है NCIPM, उसका लोगो देख लें, उसको भली भांति चेक कर लें, फिर उसके बाद उसमें आगे जाएं और उसमें रजिस्टर करें। उसमें आपको यार किसान की पूरी जानकारी के लिए कहा जाएगा कि कहाँ पर है, क्या है, पूरा नाम पर वो सब दिया जाएगा। इसके बाद आपको वो फ़ोटो लॉन्च करना पड़ेगा, चाहे वह कीट हो या व्याधि हो, पत्ती हो या जो भी तना हो, उसको आप उसमें लोड कर देंगे। उसके बाद वह सीधे AI के माध्यम से या AI के माध्यम से चलता है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह ऐप चलता है। उसके बाद उसमें तारीख, कौन सी तारीख को ये लगा है या किस डेट में लगा है और कौन सी फसल है, यह सारी जानकारी उसमें आप जैसे ही देखिए उसको लॉन्च करते हैं, उसमें आपको तुरंत उसका पहचान हो जाएगी और समाधान मिल जाएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें सीधे आपको संवाद किया जाता है, बता दिया जाएगा कि इसका क्या करना है। ऐसा किसान भाइयों क्यों किया गया, आइए अपन यह बात समझते हैं। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो व्यावसायिक लोग हैं वह ऐसा दोहन कर रहे हैं कि उनके पास जो उपलब्ध खाद या कीटनाशी या जो भी दवा होती है उसी को दे देते हैं और ओवरडोज बता देते हैं, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी का भी इशू आता है, ज़मीनें जहरीली हो रही हैं, फसलें जहरीली हो रही हैं। तो वैज्ञानिक सीधे सीधे आपको उतना ही बताएंगे जितनी मात्रा देनी है, और सही दवा फंजीसाइड लगना है तो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड लगना है तो इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड लगना है तो रोडेंटिसाइड, प्रॉपर दवा बताएंगे। तो इसलिए यहाँ इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसान भाई NPSS ऐप, नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस ऐप को अपनाएं और कीट व्याधि पे नियंत्रण पाएँ, जिससे कि काफ़ी फसल का नुकसान होता है। ऐसा करने के पीछे यह भी लक्ष्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि देश का उत्पादन बढ़े। तो अगर हम कीट व्याधियों पर और बाकी पेस्ट पर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो हम काफ़ी उपज मिलेगी। इसलिए किसान भाई आप लोगों से सभी से निवेदन है कि नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम का ऐप डाउनलोड करें और उसकी मदद लें, जिससे कि देश का उत्पादन बढ़ सके और एक राष्ट्रीय आय भी बढ़ने में मदद मिल सके। और आइए बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर की। दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या विशेष रहा इसमें, आइए जानते हैं। शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सटीक भूमि रिकॉर्ड, भू-स्थानिक उपकरण, ड्रोन, विमान प्रौद्योगिकी और GIS एकीकृत समाधान में प्रगति सहित अनेक नवाचार पर चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं भारत सरकार के भूमि संस्थान विभाग के सचिव मनोज जोशी, भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव विवेक भारद्वाज, भूमि संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विश्व बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं निरंतर ये देखता था कि व्यवस्थित लैंड रिकॉर्ड ना होने के कारण कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी साथी के मन में अगर कोई गलत बात आई तो रामलाल की जमीन श्यामलाल के नाम हो गई। पता चला खेती बरसों से कर रहे हैं, बाद में पता चला कि ये तो उनके नाम ही नहीं, ये दूसरे के नाम है। रिकॉर्डों में हेरा फेरी भी हो जाया करती। लेकिन हम जानते हैं आज अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी व्यवस्थित और प्रमाणिक लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत है, और इसलिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लाभार्थी को मिले, यह सुनिश्चित करने में लैंड रिकॉर्ड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम लागू करके लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण और उसके सही रख रखाव के कार्य में तेजी लाने का फैसला किया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड के मैनेजमेंट और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह योजना 875 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमि संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा। राजस्व और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और नीति एवं नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जा सकेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। विभाग और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से 6,26,000 गांव में लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5,000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है और लगभग 14 करोड़ विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या भू आधार बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर सेट विकास घटक, जिसका उद्देश्य एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है, इसको भी भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 26 के 5 वर्षों की अवधि के लिए 8,136 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। मुझे विश्वास है जो प्रतिभागी आए हैं वो अपने विचार रखेंगे, जिन पर सत्रों के दौरान विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। मैं यहाँ उपस्थित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ वे चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लें और मजबूत बनाने के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करेगी। इस अवसर पर भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी जी ने कहा, हमने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए, करीब 130 शहरों में। उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है उसने टेंडर फ्लोट किया है ताकि ड्रोन फ्लाइंग की जा सके इन सभी शहरों में, और उसके बाद जो इमेज मिलेगी उससे स्टेट्स के रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स उससे शहरी लैंड रिकॉर्ड्स बनाएंगे
और प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट करेंगे और शहरों के मास्टर प्लान, ड्रेनेज प्लान वगैरह पे काम करेंगे। तो इस इंटरनेशनल वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि हम जो दुनिया के दूसरे शहरों का जो एक्सपीरियंस है, दुनिया के एक्सपर्ट्स का और दुनिया की जो फर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर फर्म्स और ड्रोन फ्लाइंग फर्म्स हैं, उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकें और हमारी जिन स्टेट्स ने भी लैंड रिकॉर्ड्स सर्वे पे काम किया है वो आपस में एक दूसरे को समझ सकें और इस काम को हम 1 साल में ये जो लैंड रिकॉर्ड बनाने का काम पायलट तौर पे शुरू कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर सकें। तो ये था सम्मेलन से प्रगति की ओर। फिलहाल अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन की बात करें तो कृषि के साथ साथ एक ऐसा व्यवसाय है जो कि काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। मुर्गी पालन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न सिर्फ किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होती है, युवाओं को रोजगार मिलता है, बल्कि इसके अलावा हमारी पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर अंडा और मांस बहुत आवश्यक है। इसीलिए लगातार सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए मुर्गी पालकों को तरह तरह के अनुदान भी दे रही है और साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आधुनिक तकनीक से मुर्गी पालन किया जा सकता है ताकि इसमें किसी तरह का नुकसान ना हो। आइए सबसे पहले देखते हैं मुर्गी पालन से जुड़ी बुनियादी बातों का कैसे हमारे मुर्गी पालक ध्यान रख सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं।
पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप, जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन का ये वो सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं उन किसानों की, पशुपालकों की, या फिर वो लोग जो कि कृषि स्टार्टअप के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से पहचान स्थापित की है। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि उन्हें कृषि स्टार्टअप के माध्यम से एक मंच दिया जाए ताकि आप जैसे अन्य किसान भी उनके जीवन से सीख ले सकें। तो आइए देखते हैं आज के कृषि स्टार्टअप में क्या विशेष है। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था, और ये पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना ये मैं सोच रहा था। तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया क्या मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में दो अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पुणे में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, अब पाबड़ में जाके देखा, और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। और इसका जो मदर ट्री है वो कहाँ मिलता है, तो डहानू एरिया में मिलता है। उधर जाके मैंने यहाँ ये जामुन के पेड़ वहाँ से ख़रीद के लाए, छोटे छोटे पेड़ थे, और यहाँ आके प्लांटेशन किया। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या, किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए। अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल, एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया, और शॉर्ट टर्म में सीताफल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जामुन को पानी जा रहा था, जामुन हल्के हल्के से बढ़ रहा था। बाद में ये सीताफल का मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया, और 7 साल तक ये सीताफल का हार्वेस्टिंग लिया। और जब जामुन स्टार्ट हुआ, फिर ये सीताफल निकाल दिया और जामुन का हार्वेस्टिंग रेगुलर करता रहा। विष्णु का कहना है कि जामुन के खेती के बारे में अभी जानकारी कम है, इसलिए इन्हें जब भी कोई समस्या आई तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें। ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। केवीके नारंगांव में कांटेक्ट किया और मुझे प्रॉपर गाइडलाइन किया। वहाँ केवीके के नारंगांव के सब साइंटिस्ट लोगों ने
वो उनके हिसाब से और मेरा खुद का थोड़ा सा नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये आगे आगे जो जामुन है मेरा बढ़ता गया और अच्छी तरह से मुझे फल आने लगा। लेकिन फल आने के बाद एक जो नंबर क्वालिटी 1 का माल रहता है मैं मुंबई वाशिम मार्केट में ग्रेडिंग करके भेज देता हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा दिक्कत आने लगा, क्या 1 नंबर तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बारिश के अचानक ये बारिश के समय में आने वाला फ्रूट है अचानक क्रैकिंग रहता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, नहीं क्या, थोड़ा सा फल निकालने के लिए दिन भर में बहुत बारिश हुआ तो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। फिर उस फल का मैं क्या करूं? मैं फिर केवी के नारंगांव में कांटेक्ट किया, वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है शेटे मैडम वगैरह जो मैडम लोग हैं उन्होंने मुझे फिर यहाँ विज़िट किया और जो फ्रूट है वो आप कैसे बाय प्रोसेस कर सकते हैं, उनका वो जूस निकालने का टोटल प्रोसेस वो केवी के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन किया। फिर वो जूस मैंने निकालने के बाद लोकल जो मार्केटिंग है लोकल मैंने उसको मार्केटिंग करके बेच दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। जो फल बाजार में जाने लायक नहीं होते, विष्णु उनका रस निकाल कर बेच रहे हैं। इस तरह उनकी एक भी जामुन बेकार नहीं जा रही है। अब इनका प्रसंस्करण का काम भी बढ़ रहा है तो केवीके की मदद से ही इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। शुरुआत में जब विष्णु जामुन की रोपाई कर रहे थे तो घर वाले भी परेशान थे कि इससे आमदनी कैसे होगी। पड़ोसियों ने भी कोई दूसरा फल लगाने की सलाह दी थी मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज वो जामुन के जादूगर बनकर उभर रहे हैं, इसलिए वो जामुन में बेहतर संभावनाएं देख रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिससे हमारे किसानों को कई तरह से लाभ होता है। एक तो ये कि कम पानी के इस्तेमाल से वो अच्छे तरीके से सिंचाई कर पाते हैं, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पाते हैं, सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जा रहा है उसका भी लाभ उठाते हैं और साथ ही साथ उनकी उपज भी बढ़ती है, मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और
पानी बचाकर वो प्रकृति के प्रति भी अपना योगदान देते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर कोई सवाल आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।